तो हेलो दोस्तों, साइमन के एक और पॉडकास्ट पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे बोला था, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने आप लोगों को न्यूज दी थी कि भाई 100 सब्सक्राइबर्स हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही खास चीज जो है वो इस पॉडकास्ट में होने वाली है। खास चीज क्या है इसके बारे में भी 2 मिनट में बात करते हैं। और 100 सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं एक खास चीज के लिए, वो है कि आज हमारे साथ है गेस्ट। और गेस्ट कौन है और उनके बारे में थोड़ी सी चीजें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक मैं दोनों को इंट्रोड्यूस कर देता हूं और फिर आपको गेस्ट के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो हमारे साथ रेगुलर मेंबर हमारे आदित्य भामरे फ्रॉम अर्थ एंगर। एंड देन आज के हमारे गेस्ट वो हैं क्षितिज पांडे। तो पांडे जी, क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया। यू से। तो पांडे जी जो है वो हमारे भाई, आप अगर इनको सही से जानना चाहते हैं तो ये एक एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट है। वो होने के साथ साथ ये एस्ट्रोनॉमी में अभी एमएससी कर रहे हैं। और ये साइंस कम्युनिकेटर हैं और एकेडमिक राइटर भी हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, काफी सारा मिक्सचर है यहाँ पर। सारी बातें जो है वो अभी एक साथ नहीं बताऊंगा, थोड़ी बहुत ही पॉडकास्ट के लिए भी रहने देते हैं। तो कैसे हो आप दोनों और क्या हाल है आप दोनों के? मैं बढ़िया। मैं तो इस कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं और क्षितिज भैया ट्वीट कर रहे हैं लकीली। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और राइट। इंटरेस्टिंगली वन आज डार्क चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं एंड वी आर वेयरिंग ब्लैक। एग्जैक्टली। ऐसे कैसे? अच्छा भैया ऐसे भी ठीक कैफे है वो। ऑन पॉडकास्ट में काली टी शर्ट पहनेगा? ऑन वाह। पॉडकास्ट ऐसे सही कैसे? है। डार्क चीजों के ऊपर बात डार्क कलर पहन के। वाह। हैशटैग डार्क मैटर्स। डार्क मैटर मैटर। डार्क मैटर मैटर्स। वो तीनों चलो ट्वीट कर रहे हैं आज। तीनों का ट्विन हो गया। वो तीनों का वो तो ट्विन थोड़ी होगा फिर। सही बात है। हाँ जी। वैसे मेरे को टी शर्ट उतार के पहननी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है ऐसे भी। हाँ जी। तो आज के टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। अब क्षितिज भाई आए हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात होगी और बात होगी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की, और ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, स्टैंडर्ड मॉडल्स की, और काफी सारी ऐसी चीजों के बारे में बात होगी ना, जैसे जो आम तौर पे हम लोग जो है वो बातें बहुत ऊपर ऊपर के करते हैं। आज थोड़ा डिटेल में बात होगी। तो सबसे पहले क्षितिज भाई, यार हमें थोड़ा ये बताओ कि डार्क मैटर जो है, अभी आपने मेरे को कुछ मॉडल्स वगैरह के बारे में बताया था कि डार्क मैटर के काफी सारे मॉडल्स हैं और काफी सारी चीजें जो हैं वो डार्क मैटर के बारे में अभी आप स्टडी कर रहे हो और आपके साथ के जो लोग हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम देखना चाहें तो क्या हम डार्क मैटर पार्टिकल्स को और डार्क मैटर को समझ पाए हैं? डार्क मैटर के पार्टिकल्स क्या अभी हम कुछ उसके बारे में जान पाए हैं? तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर डार्क मैटर पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स अप्रोच एक अलग तरह की अप्रोच होती है। हम्म। और कुछ अप्रोच होती है जिसे हम लोग मॉडिफाइड न्यूटोनियन ग्रेविटी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मॉन्ड कहते हैं। मॉन्ड ये बताती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन ग्रेविटेशनल थ्योरी के मामले में रॉन्ग थे एंड मे बी एट लार्ज स्केल ग्रेविटी थोड़ी अलग तरीके से काम करती है एंड वो समहाउ डार्क मैटर को कंपनसेट कर देता है। सो आइदर मॉन्ड इज राइट। और फिर जब डार्क मैटर के बारे में बात करते हैं तो उसकी तो मैंने पहले बात कर चुका हूँ कि काफी सारे मॉडल्स होते हैं डार्क मैटर के। तो अगर डार्क मैटर पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो एक है वीकली इंटरएक्टिव मैसिव पार्टिकल जिसे हम लोग विम्प कहते हैं। वो डार्क मैटर के पार्टिकल्स बताते हैं जिसका अलग मास रेंज होता है। मैं स्केलर फील्ड डार्क मैटर के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट डार्क मैटर भी कहता हूँ। तो उसका बहुत ही लाइट मास होता है, लाइट एक्सियंस मास होते हैं, फिर एक्सियंस लाइक डार्क मैटर भी होते हैं। सो व्हेन वी से कि डार्क मैटर पार्टिकल, देयर आर एक्चुअली many kind of particles that we are talking about. We cannot simply say one kind of particle. The thing is that इतना ज्यादा काम चल रहा है कि इसमें एक सिंगल चीज को डिफाइन कर पाना मुश्किल है। हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं उसको। सही। और ये जो मतलब डार्क मैटर पार्टिकल्स की हम लोग बात करते हैं कि जो बोस आइंस्टाइन
डार्क मैटर की आपने बात करी और स्केलर फील्ड डार्क मैटर की बात करी, ये अभी तक कितने तरह के डार्क मैटर जो है वो हम लोगों को पता है? अभी तक बहुत सारे हैं, मैं गिन भी नहीं सकता। लाइक आई गेस मोर देन 100 मॉडल्स हैं, रफली गेसिंग, मैंने अभी तक गिने नहीं है, बट बहुत सारे मॉडल्स हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ माई टॉक मैं क्या कर रहा था कि कितने फेमस मॉडल्स है डार्क मैटर के, उनके मैप दिखा रहा था, तो उसमें बहुत सारी जगह ओवरलैपिंग हो रही थी, बहुत सारी चीजें थी। सो लाइक इवन आई ऑल्सो डोंट नो कि कितने तरह के मॉडल्स हैं। हाँ, कुछ मॉडल्स है जो पॉपुलर हैं, जो ज्यादातर लोग मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट लोग यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो पहले आए फिर रूल आउट हो गए। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जो आए हम्म। लेकिन फिर किसी ने उसमें लूपहोल्स निकाले और रूल आउट हो गए। तो अभी होंगे आई गेस लाइक 4 5 या 6, आई डोंट नो। है, काफी मॉडल्स है। मुझे नहीं पता कि अर्थ के कौन से कॉर्नर में कौन किस मॉडल पे काम कर रहा है, बट या देयर आर मेनी मॉडल्स ऑफ डार्क मैटर एंड आई कैन नॉट काउंट देम। हाँ जी, तो आदित्य कुछ पूछना है आगे? आप कंटिन्यू करिए, मैं आता हूँ। ठीक 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 ठीक। तो भाई, डार्क मैटर के बारे में जब भी हम लोग बात करते तो एक फ्रिट्ज ज़ुइकी का ऐसे ख्याल आता है कि वो भाई ने हमारे जो है वो, क्या भाई नहीं है, भाई ने मतलब ऐसे, ठीक है, वो बहुत फ्रेंड्स बड़े के भाई साइंटिस्ट ने। थे। ठीक है, बट वो भाई है अपने, मतलब तो उन्होंने किया ऐसे, डार्क मैटर का प्रेडिक्शन किया था। और आइंस्टाइन ब्लंडर के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, एक और ओके। उसके बारे में थोड़ी सी बातें हो जाए कि आइंस्टाइन का वो ब्लंडर था क्या, और हबल पैरामीटर वाला वो जो ब्लंडर था जिसके बारे में हाँ हम हाँ। लोगों ने बात करी थी। और जुकी ने उस समय कैसे पता लगाया कि जब कुछ था ही नहीं वहां पर, हमारे पास अभी के टाइम पे हमारे पास हबल टेलीस्कोप है, हमारे पास जेम्स वेब भी है, हमारे पास और भी रेडियो टेलीस्कोप्स हैं इतने सारे। तो हम लोग मतलब आज के टाइम पे इमेजिन कर सकते हैं कि यार पता लगाया होगा, है डार्क मैटर, उस काफी सारे मेथड्स हैं। उस समय पे 1933 के टाइम पे या 1930s का टाइम लेके चलते हैं, जुकी ने उस टाइम डार्क मैटर की थ्योरी दी थी। तो उस समय भाई ने कैसे पता लगाया? ओके, तो हुआ ये था कि फ्रिट्ज के भाई जो थे वो हम्म एक्चुअली स्टडी करना चाह रहे थे कि जो गैलेक्सीज होती है उनके मास को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हम्म तो अब गैलेक्सीज के मास को निकालने के दो तरीके होते हैं। एक हम्म होता है कि उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी से हम लोग उनका मास निकाल सकते हैं, जिसके लिए एक विरियल थ्योरम होती है। उस विरियल हम्म थ्योरम से हम लोग काइनेटिक एनर्जी का यूज करके किसी का भी मास निकाल सकते हैं। दूसरा है कि जो स्पेक्ट्रल लाइट आ रही है, ल्यूमिनस लाइट आ रही है, उस लाइट की स्टडी करके, जो हम लोग टेलीस्कोप से मेजर करते हैं, उस लाइट से स्टडी करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उस गैलेक्सी का कितना मास होगा। तो ये काम फ्रेडजुकी ने किया। तो जनरली हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं सेम चीज का मास अलग अलग तरीके से निकाल रहा हूँ तो सेम आना चाहिए। एंड लेट्स से हम्म कि कोई मेथड एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन मोर और लेस आसपास ही आना चाहिए रिजल्ट। जब फ्रिट्जुकी ने ये स्टडी की, देन ही फाउंड कि जो डिफरेंस आ रहा था वो बहुत बहुत ज्यादा ऑर्डर का आ रहा था। मतलब मोर देन 1000 टाइम्स आ रहा था वो चीज। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि मोर देन 1000 टाइम्स ये डिफरेंस कैसे आ सकता है? दिस सोलह वाज द परसेंट के एरर के बाद तो हमारी ऑक्सिलरी फेंक दी जाती थी। एग्जैक्टली या तो विरियल थ्योरम बहुत तरीके से गलत है, या तो हम्म हमारे एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल मेथड्स बहुत गलत है, या फिर हम्म हमारी यूनिवर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत गलत है। तो फ्रिट्जुकी हम्म ने ये बोला कि मे बी देर इज सम काइंड ऑफ मैटर जो कि लाइट एमिट नहीं कर रहा है, और उस चीज की वजह से विरियल थ्योरम से ज्यादा मास तो आ रहा है गैलेक्सी का, बट वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व इट थ्रू आवर टेलीस्कोप। तो हम्म तब फ्रिट्जुकी ने ये डार्क मैटर वाली चीज की दी कि मे बी देर इज सम काइंड ऑफ मैटर दैट वी कैन नॉट सी, एंड बिकॉज इट इज डार्क, हेंस द नेम डार्क मैटर। इसलिए डार्क मैटर नाम आ गया उस पे। अब इसके ऊपर जब फ्रिट्जुकी ने आइडिया दिया था तो उनको काफी पैरानॉइड साइंटिस्ट मानते थे, एंड उस टाइम एस्ट्रोनॉमर्स ने, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये सब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था ये वाली थ्योरी कि डार्क मैटर डजंट एग्जिस्ट। मतलब उस आइडिया से जाते थे, अनलेस वीरा रूबिन और उनके कलीग्स ने सेम काइंड ऑफ रिजल्ट फाइंड किया अपने एक स्टडी में। तो हुआ ये था कि वो लोग एक्चुअली गैलेक्सीज जो होती हैं, तो गैलेक्सी, अगर एक किसी भी गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, लेट्स से दिस इज द सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसके आसपास पूरी स्पाइरल गैलेक्सी बनी हुई होती है। तो ऑब्वियसली वो जो स्पाइरल गैलेक्सी होती है वो भी रिवॉल्व करती रहती है सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड, जैसे सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट सन के अराउंड करते हैं। अब होता यह है कि न्यूटन के जो ग्रेविटेशनल
इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आज को इसमें अपॉन में r स्क्वायर आ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो हम्म फोर्स कम होता जाएगा। फोर्स कम होता जाएगा जो तो रेडियल वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो हाँ ऑब्वियसली न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये सजेस्ट करता है कि हम लोग जैसे जैसे गैलेक्टिक सेंटर से दूर जाएंगे तो जो रिवॉल्यूशन की जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। बट उन्होंने जब ऑब्जर्वेशनली उस चीज को ढूंढा तो वो अलग अलग रिजल्ट आ रहा था। उन्होंने ये देखा कि एक सर्टेन टाइम के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, उसे हम लोग वेलोसिटी कर्व भी कहते हैं, गैलेक्टिक वेलोसिटी कर्व कहते हैं उसे। और वो कांस्टेंट आ रही है, डजंट मैटर तुम कितना भी दूर जाओ गैलेक्सी के अंदर। दिस इज ओनली पॉसिबल आइदर हमारी ग्रेविटी की नॉलेज कमजोर है, ग्रेविटी की नॉलेज इनकम्प्लीट है, जिसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आज मॉन्ड है, मॉडिफाइड न्यूटोनियन ग्रेविटी, या हम्म फिर ऐसा कोई मैटर है जो कि हम लोग अकाउंट नहीं कर रहे हैं एंड जिसको आज हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। तो वीरा रूबिन और उनके कलीग्स ने डार्क मैटर हाइपोथेसिस जो थी उसको सॉलिड ग्राउंड दिया, जिसके बाद से ये आइडिया ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब जहां तक बात रही आइंस्टाइन बिगेस्ट ब्लंडर विच इज रिलेटेड टू डार्क एनर्जी, तो आइंस्टाइन बिगेस्ट ब्लंडर से पहले ये बताऊंगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाई ही वाज अ जीनियस, बिकॉज उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बहुत ही प्रोफाउंड इक्वेशन दी थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। अब आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें एक टर्म आती है लैम्बडा टर्म, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसमें इंट्रोड्यूस किया था। ऑल्दो वो उस चीज को अपने लाइफ का ब्लंडर मानते थे, बट हबल ने अपने ऑब्जर्वेशनल डेटा से प्रूव किया कि वो एक्चुअली में एक ब्लंडर नहीं था और वो डार्क एनर्जी को अकाउंट कर रहा है। तो आज वो जो लैम्बडा है उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, और स्पेशली जो लोग एक्सपांडिंग यूनिवर्स मॉडल में काम करते हैं उनके लिए वो लैम्बडा टर्म जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो यूनिवर्स की एक्सपेंशन को बताता है। उस टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम पे ये आइडिया बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और ऐसा कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस भी नहीं था जो ये सजेस्ट करे कि यूनिवर्स एक्सेलरेट हो रहा है एक्सपांड होते होते। तो उनके हिसाब से यूनिवर्स स्टैटिक था, जिस तरीके से है उस तरीके से ही था, मतलब ज्यादा एक्सपांड और ये वाली चीजें नहीं सोची थी। तो उनको उस टाइम पे ये ब्लंडर लगा था, बट इट टर्न्स आउट दैट वाज अ गुड रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट उनका ब्लंडर क्या था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। हाँ, क्योंकि आइंस्टाइन ब्लंडर के बारे में जब भी बात होती है कि आइंस्टाइन का ब्लंडर ही सबसे बड़ा उस कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जीनियस जो है एक मूव था, राइट। सबसे तगड़ा मूव था कि पहले ही प्रिडिक्शन कर दी गई थी डार्क मैटर की और डार्क एनर्जी की। डार्क एनर्जी की। या डार्क एनर्जी की बात आई है तो डार्क एनर्जी के बारे में भी थोड़ी बहुत ही बातें जानेंगे। उससे पहले आदित्य। अभी मैं एक चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो जब हम ग्रेविटी को एक्सप्लेन करते हैं तो एक काफी कॉमन सा एक्सप्लेनेशन है स्पेस टाइम फैब्रिक का, राइट? कि स्पेस टाइम फैब्रिक को अगर हम स्टिच कर दें उसके ऊपर हम कोई मैसेज चीज को रख देते हैं, एक बड़ा मैसेज, तो स्पेस टाइम फैब्रिक में एक वॉर पड़ जाता है, राइट? एंड जब रिलेटिवली कम मास वाले प्लैनेट्स जब हम उस फैब्रिक के ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ऑर्बिट के अराउंड आते हैं। सो हम उसको ऐसे भी दिखाते हैं अल्टरनेटिवली कि इट्स नॉट एक्चुअल फोर्स, इट्स एक्चुअली द वार्प ऑफ द स्पेस टाइम फैब्रिक व्हिच इज एक्चुअली ब्रिंगिंग दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? तो क्या टेक है? राइट राइट, ओपिनियन तो मैं रख नहीं सकता बिकॉज इट इज अ वेल गिवन या फैक्ट। इसके बारे में बता सकता हूँ। तो इसके बारे में ये बोलूंगा कि हाँ दैट इज ट्रू। एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस किया सो ही सॉ इट एज अ डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री। मतलब अगर स्पेस टाइम एक शीट है तो उसमें उसकी ज्योमेट्री में जो डिस्टॉर्शन है उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। तो इन दैट वे अगर मैं किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ दैट इज इक्वल टू ग्रेविटी, राइट? मैं किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ सो दैट इज इक्वल टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी का कॉज होता है बिकॉज हम लोग जब जनरल रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं जियोडेसिक्स। जियोडेसिक्स बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं पूरे फ्लैट स्पेस टाइम को लूँ तो फ्लैट स्पेस टाइम में मैं बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस मान सकता हूँ। आई गेस बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक वीडियोस देखते हैं तो वो इस टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होंगे कि हम लोग एक ग्रिड की तरह देखते हैं स्पेस टाइम को। तो लेट्स से वो जो लाइंस हैं वो जियोडेसिक्स है हमारी। अब होता ही है कि जब भी कोई मैसिव चीज होती है जो कि स्पेस टाइम को बैंड करता है तो बेसिकली वो जियोडेसिक्स को बैंड करता है। अब जियोडेसिक्स का बैंड होना ये होता है कि वो जो जियोडेसिक्स होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पाथ को डिफाइन करती है। तो अगर वो पाथ बैंड हो रहा है तो उस पाथ पे जाने वाला ऑब्जेक्ट भी नीचे नीचे बैंड होगा उसके साथ।
एंड दैट्स व्हाई थिंग्स गेट अट्रैक्टेड एंड ये सारे फिनोमेना होते हैं बिकॉज वो जियोडेसिक्स को फोल्ड करता है, जियोडेसिक्स को डेविएट करता है, एंड दैट्स व्हाई ग्रेविटी वर्क्स लाइक इट। तो मतलब हम लोग थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में rather than like simply saying कि space time bend होना ये होना, we call it as geodesics and curvature of geodesics. We यार also बस call it ऐसी as curvature of space time, but हम्म, yeah, geodesics as well. Yeah. एक ऐसी दिमाग में थॉट आया है, अब पता नहीं तुम लोग कैसे लोगे इसको। जैसे मान लो ये मेरा एक मास है, ठीक है, ये मेरा एक मास है जो मतलब बहुत ज्यादा बहुत मैसिव है, जो कि मतलब प्रोमिनेंटली स्पेस को मोड़ रहा है, ठीक है, ट्रेजेक्टरी को मोड़ रहा है। तो अगर इस ट्रेजेक्टरी पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मेरा एक एटम पड़ा हुआ है, तो क्या इसके अंदर का स्पेस जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मुड़ रहा है, कोई चीज मुड़ रही है तो वो फैल भी तो रही है, अगर मुड़ेगी तो थोड़ा फैलेगी। तो क्या अगर मेरा यहाँ पर एटम है तो कुछ परसेंट ही सही, क्या वो फैलेगा थोड़ा सा? मुड़ना और फैलना थोड़ी अलग चीज है, राइट? लाइक मुड़ना फैलना, हाउ कैन वी कोरिलेट? बिकॉज जनरली हम लोग जब मैंने जैसे कि बताया कि ग्रेविटी क्या करती है, जियोडेसिक्स को बेंड करती है, मतलब स्पेस टाइम को कर्व करती है। So हम्म। it do not have to expand in order to like be curved. नहीं, बट जहाँ तक, जहां पर कर्व होगी हाँ, वहां पर तो, जैसे कर्वेचर जहां पर आ रहा है वहां पर तो थोड़ा स्ट्रेच होगी ना वो। अच्छा, सो दिस इज अ मिथ कि हम लोग जैसे मैं समझ गया वो कि वो थोड़ा इलास्टिसिटी वाला एग्जांपल दे दे हम्म। के ऐसा होता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। पहली चीज तो स्पेस हम सबके आसपास है, थ्री डायमेंशनल, मतलब सराउंडेड है हम लोग हम्म। स्पेस से। तो बैंड होता है तो हर जगह से बैंड होता है। हम लोग जो शीट का एनालॉजी लेते हैं उसमें तो सिर्फ एक जगह से वो टू डायमेंशनली बैंड होता है, विच इज नॉट दी रियल लाइफ सिनारियो। तो पूरी जगह से बैंड होता है, और वो जो बैंड हो रहा है वी कैन नॉट लाइक, in my knowledge, we cannot call it as the stretching of the space time, because stretching थोड़ा अलग फिनोमेना हो जाएगा। मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट अभी तक मैंने जितनी स्टडी किया है, मैं इस लाइक फिनोमेना दोनों को लाइक साथ में नहीं स्टडी किया है कभी, लाइक स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम। राइट। बढ़िया बढ़िया। मैं हम्म। पूछ रहा था, अगर हम बात करते हैं कि जो टाइड्स आते हैं, राइट, जो ओशन सीज पे जो टाइड्स आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ मून, राइट? यस। इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बिकॉज जब हम एक्सप्लेन करते हैं इस फंडे को, देन पीपल डोंट रियली गेट इट कि हाउ ग्रेविटीज, मतलब मून की ग्रेविटी कैसे टाइड्स को अफेक्ट कर रही है। मतलब अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगाए, अगर हम वो स्पेस टाइम वार्प वाला, तो उस कॉन्सेप्ट से हम टाइड्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि टाइड्स बेसिकली हम ऐसे वो करते हुए आए हैं कि मून की ग्रेविटी जो है वो पानी को खींच लेती है, और मतलब एक कर्वेचर बन जाता है उसमें, क्या नाम है, अपने ओशन के सी वाटर में। तो उसकी वजह से टाइड्स जो है वो आ जाती है। लो टाइड्स तब आती है जब वो मून ज्यादा करीब होता है उस पानी के, और हाई टाइड्स तब आती है जब मून जो है वहां से हट जाता है। ये कहना चाह रहे हो आदित्य? बिल्कुल, मतलब मैं इस लाइक मैं इस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सीरीज में आकर टेक जानना चाहूंगा कि ओके, सबसे पहले तो मैं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स एक्सप्लेन करूं या फिर सीधा कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम से वो चीज एक्सप्लेन? कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम से, क्योंकि आई थिंक वो चीज जो है वो ऑलमोस्ट सारे लोग जानते ही हैं। राइट, राइट। सो कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम और नॉर्मल हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को जैसे अज्यूम करते हैं, दोनों में कोई बहुत डिफरेंस आएगा नहीं। जनरली हो ये रहा है कि मून के प्रेजेंस की वजह से जो सी लेवल है वो अर्थ के दो साइड बढ़ जाती है जहाँ हाई टाइड्स आते हैं, और दो साइड कम हो जाती है जहाँ लो टाइड्स हो जाती है। ये मून के प्रेजेंस की वजह से होता है। अब हम लोग अगर इसको कर्वेचर के हिसाब से देखें तो हम लोग के सराउंडेड हम लोग स्पेस टाइम से, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हम लोगों ने अर्थ ने मून के कंपेयर में ज्यादा कर्व किया हुआ है। दैट्स वाई उसमें मून आके उसके आसपास ऑर्बिट कर रहा है। हाउएवर क्योंकि मून की भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रेविटी है, तो उसने भी अपने साइड स्पेस टाइम बेंड किया हुआ है। तो उन दोनों के बीच में ऑल्दो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है जहाँ दोनों का फोर्स बैलेंस हो जाए। वो ऑब्वियसली अर्थ के भी पास है, अर्थ ज्यादा मैसिव है, बट ये है कि जिस फोर्स से अर्थ इसको खींच रहा है, ओशन को खींच रहा है, जिस फोर्स से खींच रहा है वो उसको थोड़ा सा कम कर देती है मून।
rather than saying कि अट्रैक्ट करिए, अट्रैक्ट तो कर ही रही है, बट इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि अर्थ ओशन को जिस फोर्स से खींच रही है, फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, तो बाकी की चीजों के कंपेयर में थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, क्योंकि हम लोग नेट फोर्स देखते हैं, टोटल रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं। तो हम लोग इसको अगर कर्वेचर स्पेस टाइम से भी जानना चाहे तो उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोल के हम लोग इसमें स्टडी कर सकते हैं, कि फोर्स से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सही 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 सही। तो आदित्य जवाब मिल गया एक। तो बिल्कुल डार्क डार्क एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए। बिल्कुल, इस पार्ट को थोड़ा हाँ शॉर्ट रखते हैं। हाँ, इस पार्ट को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, डार्क एनर्जी को भी शॉर्ट रखेंगे, और थोड़ा फिर पर्सनल सवालों की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा कुछ बढ़िया चीजें भी और भी बढ़िया चीजें हो जाए। डार्क एनर्जी के बारे में भाई, एंटी ग्रेविटी की जो थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस करी थी एक, तो एंटी ग्रेविटी, अच्छा मैं हम लोग ने डिस्कस करी थी, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने और क्षितिज पांडे भाई ने एक पॉडकास्ट पहले रिकॉर्ड कर रखा है रोजेंडर पर। सो वो अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने मतलब पब्लिक किया है, मतलब मैंने पब्लिक किया है। तो उसमें जो है वो बहुत डिटेल में हम लोगों ने डार्क मैटर की थ्योरी, उसकी हिस्ट्री, कैसे एडविन हबल ने क्या हरकतें करी थी, क्या आइंस्टाइन की हरकतें थी, क्या जुइकी की हरकतें थी, हम दोनों की क्या हरकतें थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने वहाँ डिटेल में ऐसे मतलब बातचीत करी है, ठीक है। तो वो अगर आप लोगों को देखना हो तो वो आप लोग देख सकते हो, तो वहां पर बहुत डिटेल में मिलेगा। अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा पर्सनल जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसे पर्सनल अटैक करेंगे थोड़े से। तो भाई उसके बारे में कुछ बातें हो जाएं कि जो डार्क एनर्जी की वो वाली थ्योरी है जो हम बात कर रहे थे कि एंटी ग्रेविटी, राइट वो राइट। कहाँ से आई, और डार्क एनर्जी की वो थ्योरी कि ये एंटी ग्रेविटी है, अ, इसको किस तरह से स्टडी किया जा रहा है, इसको किस तरह से परस्यू किया जा रहा है। ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो हम्म दिया था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो फील्ड इक्वेशन दी थी उसके काफी सॉल्यूशंस निकलते हैं, जिससे हम लोग अलग अलग स्पेस टाइम बनाते हैं, फेमसली स्क्वाशियल स्पेस टाइम बनाते हैं, कर्व स्पेस टाइम बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के हम लोग स्पेस टाइम बनाते हैं। तो वो तो हो गया स्पेस टाइम और उसके सॉल्यूशन। अब आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन से ही हम लोग एक रिजल्ट में आते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि अगर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस में, मतलब अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म से बोलूं तो अगर एनर्जी होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली एक स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो एक एंटी ग्रेविटी इफेक्ट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से ग्रेविटी रिपल्सिव वे में एक्ट करेगी। अब नॉर्मली केस में हम लोग ग्रेविटी को रिपल्सिव नहीं सुनते हैं, बिकॉज हम लोग ये कांस्टेंट जो एनर्जी रहती है, यूनिफॉर्म एनर्जी जो रहती है, ये वाला केस देख नहीं पाते हैं। अब मैटर क्या है? मैटर इज ऑल्सो एनर्जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत फेमस इक्वेशन है E इक्वल्स mc स्क्वायर, जिससे हमको ये पता है कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। सो मैटर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैटर का जो फॉर्म है, जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है बहुत लंबे स्पेस में, जो कि हम लोग अगर पार्टिकल लाइक भी उसे देखें या किस तरीके से भी देखें, कुछ जगह एक्यूमुलेटेड होता है मैटर। तो वो ये करता है कि अगर आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ये जो एनर्जी है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ जगह एक्यूमुलेटेड है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगी। और जो कि हम लोग आसपास अपने हमेशा देखते ही रहते हैं, हर चीज अट्रैक्ट करती है। दैट्स वाई हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। हाउएवर अगर वही एनर्जी ओवर द यूनिफॉर्म स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो वही ग्रेविटी एंटी एंटी ग्रेविटी की तरह काम करेगी, जो हम लोगों ने एंटी ग्रेविटी टर्म दिया है। मतलब है तो वो ग्रेविटी ही, बट वो रिपेल कर रही है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एंटी ग्रेविटी। एंड काफी ज्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर भी लोग। लाइक ऑल दो डार्क एनर्जी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, देयर इज ऑल्सो नीड फॉर वन मोर अननोन फोर्स फॉर द डार्क एनर्जी, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो वेरी मच डिटेल ऑफ इट, बिकॉज उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, क्विंटेसेंस आते हैं, देन फैंटम्स आते हैं, बहुत सारी अलग अलग हैवी टर्म्स आती हैं, जिनके ऊपर इंडिपेंडेंटली बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, सिंस आई हैवंट गॉन टू द डेप्थ ऑफ दोस टॉपिक्स। लेकिन हाँ, डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने का एक ये तरीका है। एक और तरीका जो मैंने शिवा से लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट वाज कि हिग्स फील्ड। हमको पता है 2012 में हिग्स बोसॉन डिस्कवर हुआ था, और ये स्टैंडर्ड मॉडल में जुड़ा हुआ सबसे लेटेस्ट पार्टिकल है। तो हिग्स बोसॉन से एसोसिएटेड एक हिग्स फील्ड होती है, और हिग्स फील्ड जो रहती है वो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। तो एक बहुत ही ज्यादा लाइक पॉपुलर आइडिया ये भी है कि मे बी जो अननोन अननोन रीजन है यूनिवर्स का, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बहुत बाहर, वहां पर हिग्स फील्ड की कंसंट्रेशन कम है। एंड बिकॉज हिग्स फील्ड की कंसंट्रेशन कम है,
तो हम लोगों को पता है कि चीजें हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर जाती है, मतलब अगर कोई चीज गर्म है तो वो ठंडी होगी धीरे धीरे साथ साथ एंट्रोपी बढ़ाने के लिए। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इन ऑर्डर टू फॉलो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेस साथ साथ में एक्सपांड करता है, बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट फ्लो, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए टाइम पे। अगेन दिस इज ऑल्सो एन हाइपोथेसिस। बहुत सारे हाइपोथेसिस डार्क एनर्जी के मिल जाएगा। एक्चुअली डार्क मैटर, डार्क एनर्जी बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक है, तो इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोगों ने बहुत तरीके के टूल्स बनाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं, तरीके बनाए हैं। तो मतलब एक मॉडल के ऊपर ही एक हफ्ते तक का टॉक दिया जा सकता है, एक एक पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर। तो इतना डिटेल पे लोग काम कर रहे हैं, हर कोई स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम कर रहा है। सो या दिस इज द थिंग, मतलब जो डार्क एनर्जी के लिए अभी एंटी ग्रेविटी और ये सब जो बात की हमने। मैं तो बहुत अमेज हुआ यार कि ये सारी चीजें किस लेवल पे अपन बात कर रहे हैं कि जो हम बात करते हैं डार्क मैटर जो हम परस्यू भी नहीं कर सकते, एंड हम मैनकाइंड हम उस चीज को स्टडी कर रहे हैं, इट्स इन एंड इटसेल्फ अ बिग थिंग। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बिग थिंग है। यहाँ पर बैठे बैठे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे क्या हो रहा है क्या वो हो रहा सब है? छोड़ो। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बना था। हाउ हाउ कैन वी नो दैट? राइट, इजंट इट अ मैजिक कि या अभी बैठे बैठे हम लोगों ने पता कर लिया कि यूनिवर्स कब बना था, कैसे बना था, और कितने पहले बना था। और अर्थ पे बैठे बैठे, बाहर भी और नहीं गए, सिर्फ अर्थ पे बैठे एग्जैक्टली बैठे थोड़ा एक टूल बनाया, बट व्हाट वी कॉल एज मैथमेटिक्स, और ये सारी हम्म चीजें निकाली। पर तुम और लोग को ऑलमोस्ट ये नहीं लगता कि कई बार ऐसा होता है जैसे बहुत छोटे स्केल पे अगर हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर भी जाएं तो भी हम बहुत बहुत छोटे स्केल पे मतलब हम लोग अभी रिसर्च कर पाए हैं, मतलब कि बाहर नहीं गए हैं सोलर सिस्टम के भी बाहर जाके, मतलब अभी हमने इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं लगाए, टेलीस्कोप वगैरह नहीं लगाए। अभी हमारा बिगेस्ट टेलीस्कोप इवेंट होराइजन टेलीस्कोप था, शायद वो कोलैबोरेशन में जो था। या इवेंट ठीक होराइजन है, टेलीस्कोप। इवेंट होराइजन था। सो अभी हम लोग मतलब ऐसा भी नहीं कि ऑर्बिट में एक टेलीस्कोप सेट किया हो पूरा, कि पूरे टेलीस्कोप्स जो है वो ऑर्बिट में सेट किया हो। तो मतलब कितना कुछ ऐसा है कि हम लोगों को एकदम, अभी JWST आया तो हबल की इमेजेस और JWST की इमेजेस बहुत बहुत इन दोनों में फर्क है। तो मतलब कुछ कभी ऐसा इमेजिन किया है कि जब हम बाहर जाएंगे, जुपिटर पे जाकर रिसर्च करेंगे या कहीं सोलर सिस्टम से भी बाहर जाकर जब लिटरली कंट्रोल्ड रिसर्च करेंगे जो हमारे एकदम कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी डेटा हमारे पास आ रहा है, कंट्रोल फॉर्म में रिसर्च करें, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हम मानते हैं बट वो एकदम अलग हमको दिखाई देंगी, एकदम राइट, भिन्न। इसमें मैं काफी एग्री करता हूँ। इनफैक्ट एक पॉइंट ऐड करता हूँ। अभी हम्म। बहुत रिसेंटली तक इस बात पे डिबेट चल रही है कि सोलर सिस्टम में नाइन्थ प्लैनेट भी है, नॉट कंसिडरिंग प्लूटो एज अ प्लैनेट। प्लैनेट सुपर नाइन सुपर जिसको अर्थ कहते हैं। की बात कर रहे हैं क्या हम? सुपर अर्थ इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो दूसरी जगह पे है। मैं सोलर सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ। हम्म। सोलर सिस्टम के अंदर ही ऐसा बोला जा रहा है कि नेपच्यून के बाहर एक और प्लैनेट है जिसको प्लैनेट नाइन कह रहे हैं, और जिसको हम लोग, क्योंकि लाइट बहुत फेंट हो जाती है तो हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हम्म। हैं। ऐसा इसलिए, जैसे पहले भी हम लोगों ने प्लैनेट्स, इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि कोई भी प्लैनेट होता है उसके सन के आसपास मोशन निकालते हैं, और टू बॉडी प्रॉब्लम इसे कहते हैं हम लोग फिजिक्स में। तो उसका ग्रेविटी का मॉड्यूलेशन करते हैं हम लोग, और हम लोग पूरा देखते हैं कि किस हिसाब से ऑर्बिट आना चाहिए। अब अगर किसी चीज का ऑर्बिट डेविएट हो रहा है या अलग जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई थर्ड बॉडी है जो उसके ऑर्बिट को चेंज कर रही है। तो इस चीज की मदद से हम लोगों ने सोलर सिस्टम में पहले भी प्लैनेट ढूंढे थे जो लेटर कंफर्म हुए कि यहाँ प्लैनेट होते हैं। लेकिन अब ये बोला जैसे मतलब, जैसे 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 कौन से? आई गेस हम लोगों ने मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, मैं गलत प्लैनेट का नाम नहीं लूंगा हाँ हाँ। क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था। लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जुपिटर तक के और सैटर्न तक के प्लैनेट्स को तो जानते हैं, हम्म। यूरेनस नेपट्यून में से मेरे ख्याल से कोई होगा हाँ, जो नेपच्यून है। इट इज ने, नेपच्यून, मैंने अभी ने, जस्ट कंफर्म किया। तो नेपच्यून एक्चुअली बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट में वो डिफरेंस वो चेंज डाल रहा था। इसकी वजह से हम लोगों ने पहले हाइपोथेटिकली ये दिया कि नेपच्यून जैसा कोई प्लैनेट होना चाहिए। बाद में हम हम्म, लोगों ने ऑब्जर्वेशनली प्रूव किया कि नेपच्यून डज एग्जिस्ट। तो अभी भी चल रहा है, ऑल्दो बहुत सारे अभी प्रूफ ये कह रहे हैं कि शायद वो प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट जस्ट वांट टू पॉइंट कि अभी हम लोगों ने सोलर सिस्टम के अंदर के कितने प्लैनेट्स है यही कंफर्म नहीं किया है। तो हम्म। सोलर सिस्टम के बाहर तो न्यू यूनिवर्स ही है हमारे लिए एक तरह से। यूनिवर्स के अंदर नया यूनिवर्स पूरा जानने के लिए।
सडनली रियलाइज्ड कि क्षितिज पांडे की आवाज रोहित शेट्टी से कितनी मिलती है। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन इफ यू यार, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड। मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया था। नहीं, तुम क्यों करोगे भाई, तुम्हारी आवाज है, वो तो तुम्हारी राइट, आवाज है ना। राइट, राइट। लेकिन हमें हमारी आवाज जब हम बोलते हैं तो हमें अलग सुनाई देती है, क्योंकि बोन कंडक्शन की वजह से। हाँ, हम जो इसकी बोलते हैं वजह तो से। बोन कंडक्शन, जब हम बोलते हैं राइट, हाँ जो अब मैं बोल रहा हूँ और जो हाँ। मैं चीज बोल रहा हूँ वो मुझे हम्म, अलग सुनाई दे रही है, क्योंकि वो वॉइस मेरे जो में जो बोन्स होता है वहां से भी कंडक्ट हो रही है राइट। तो हम्म। मुझे रिजल्टेंट वॉइस मेरी अलग सुनाई दे रही है, इसलिए जो तो हम तेरी वॉइस वॉइस तेरे को एम्पलीफाइड सुनाई दे रही है क्योंकि तेरी बोन्स में से जो साउंड जा रहा है वो सॉलिड मीडियम में से जा रहा है। एग्जैक्टली मतलब राइट। और जब हम आवाज रिकॉर्ड करते हैं अपनी और जो सुनते हैं वो टेक्निकली क्लोज होती है, जो कि बाकी के इंसान हमारी आवाज सुन रहे होता है। यार छोटी छोटी चीजें कई बार ऐसा होता है ना कि हम महसूस ही नहीं करते, बट वो हमें पता होती है, बट वो हमें नहीं पता होती। एग्जैक्टली, लाइक सामने क्वेश्चन नहीं वाले करते। किसी को पता हो रहा है, किसी को मतलब ऐसे कोई बताता है तो अबे हाँ यार ये तो बहुत बहुत लॉजिकल चीज है ये तो। तुम लोग के साथ हुआ है कभी ऐसा, कोई कोई ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करो ना भाई। जैसे ऐसी छोटी छोटी चीजें बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी पता रहती है कि हम लोगों को हॉरर मूवीज में हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से क्यों डर लगता है जनरली। जो हाई पिच वॉइस होती है या ये सब होती है उनसे क्यों डर लगता है। इसका रीजन ये है कि अर्ली टाइम में जब हम लोगों के एंसेस्टर्स बाहर रहते थे तो हम्म। उसमें जो शिकारी रहते थे, वोल्स और ये सब रहते थे, उन सबकी हाई पिच वॉइस होती थी। तो हाई पिच वॉइस सुनते ही हमारे माइंड में एक डर आ जाता था। ये डर ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर कोई प्रेडेटर है, कोई शिकारी है, तो हम लोगों को बच के रहना है। अब आज का टाइम वैसा रहा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो जीन्स है उनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है कि ऐसी वॉइस से डरना है। तो मूवीज बनाने वाले इस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं। या फिर हम लोगों को गुदगुदी क्यों होती है, अगर खुद से करते हैं तो गुदगुदी इसलिए नहीं होती बिकॉज हमारे ब्रेन को पता है कि हम लोग ही वो एक्शन कर रहे हैं। कोई और हम लोगों को टिकल करता है तो गुदगुदी इसलिए होती है बिकॉज वो एक इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है। सपोज मैं 1000 साल पहले, लाखों साल पहले जंगल में रह रहा होता और मेरे बॉडी के ऊपर कोई स्नेक आता या कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी आता और मुझे टिकल करता ही नहीं, वो मुझे काट के कुछ भी करके मार के चला जाता और मुझे पता भी नहीं चलता बिकॉज आई हैव दिस इंस्टिंक्ट। एंड दैट्स वाई मैं उस टाइम उस चीज को तुरंत उठ के उसको हटाता और बच के चला जाता। सो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं थोड़ा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से जब देखता हूँ हमारे बिहेवियर्स को तो बहुत फैसिनेट करता है। हाँ ये तो है, ये तो है। सही 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 सही। काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोग मतलब उसको देखते हैं, महसूस करते हैं, बट नोटिस बहुत बाद में करते हैं। राइट। सही सही। आज अरे यार अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं। अभी भाई मतलब आपका बड़ा अलग सा सीन है कि अच्छा आदित्य, तुम्हारे लिए भी ये थोड़ी नई चीज होगी। पांडे जी हमारे जो है वो ऐसे मतलब साइंस कम्युनिकेटर कहलाते हैं, एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट कहलाते हैं, बट ये जो एकेडमिक राइटिंग करते हैं वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे फिजिक्स वगैरह के टॉपिक से रिलेटेड नहीं करते, वो एकदम ही भिन्न सब्जेक्ट से। तो भाई उसके बारे में बताओ, ये चीज कैसे होती है, ये मतलब एकदम ही। और मतलब भाई ने एक अपने एक दोस्त को एमबीए की तैयारी कराई है। सही तो सही। ये कैसे, ये चीज कैसे हुई, जरा इसके बारे में बताओ। सो द थिंग इज कि जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तो उसके एक साल मैंने गैप लिया था। तो वो गैप मेनली एक रीजन ये भी था बिकॉज मुझे लॉकडाउन में कॉलेज चालू स्टार्ट नहीं करना था। मुझे ऑनलाइन क्लासेस नहीं पसंद थी, मेरा मानना था कि लैब वगैरह में जाके ही अच्छा हो पाएगा। एक रीजन ये था, दूसरा रीजन ये था कि मैं साथ में जॉब कर लेता हूँ। तो मैंने उस टाइम एज एन एकेडमिक राइटर अपनी जॉब स्टार्ट की थी। तो एकेडमिक राइटिंग में बेसिकली काफी चीजों से असिस्ट करना होता है जो हमारे हम्म फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं। तो मैं एक कंपनी में लाइक एक कंपनी में हूँ। अभी तो मैंने कुछ टाइम के लिए गैप लिया हुआ है बिकॉज अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, रिसर्च का थोड़ा लोड ज्यादा है। बट ईस्टर्न राइटर नाम से एक कंपनी है, जयपुर बेस्ड कंपनी है। तो बेसिकली उनके थ्रू क्लाइंट्स का वर्क आते थे मेरे पास। और उस क्लाइंट्स के मतलब जनरली बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती थी उनकी, जिसमें उनको हेल्प करनी होती थी उनके अलग अलग काम से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ दी जो क्लाइंट्स रहते थे उनकी जो डिमांड रहती थी वो मैनेजमेंट से रिलेटेड रहती थी, एमबीए से रिलेटेड रहती थी।
तो उसमें जो एमबीए स्टूडेंट्स अपने टाइम मतलब स्टडी करते हैं या उनको जो डिसर्टेशन थीसिस वगैरह के लिए पढ़ना पड़ता है बहुत सारे टॉपिक्स, वो मुझे काफी स्टडी करना पड़ता था और उनके बाद मैं उनकी हेल्प करता था। लाइक बहुत सारे इसमें टर्म्स होते हैं, पॉटर फाइव फोर्सेस, फेस्टर एनालिसिस, ये तो कुछ कॉमन कॉमन चीजें। हम लोगों को बहुत सारी केस स्टडी पढ़ के उसका एनालिसिस करना पड़ता था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, बहुत सारी अलग अलग टास्क मिलते थे और टास्क के हिसाब से तो बेसिकली काम ये था, टास्क मिला उससे रिलेटेड थोड़ा पढ़ा, पढ़ के अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई, फिर उसके ऊपर कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह डेवलप किए और आइडियाज डेवलप करके फिर हमारे जो क्लाइंट है उनकी हेल्प की उससे रिलेटेड। तो ये पूरा काम था। अभी भी मैं पार्ट टाइम कर ही रहा था, बस अभी गैप लिया है थोड़ा, एग्जाम्स वगैरह का लोड ज्यादा रहता है तो टाइम मिल नहीं पाता है। लेकिन एक बार ये ओवर हो जाएगा तो मैं साइड बाय साइड वो भी करता रहता इससे नॉलेज बेस कैसा बनता है, मतलब कि क्योंकि एक बहुत ही दो बहुत भिन्न तरीके की चीजें हैं। हूँ। नॉलेज बेस ऐसा होता है कि मैं टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत डाइवर्स तरीके के लोगों के साथ रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि अगर कोई किसी भी फील्ड के इंसान के साथ बैठो तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास उस फील्ड से रिलेटेड बात करने को नहीं होता है। इनफैक्ट अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी हूँ यहाँ पर भी एमबीए के बहुत सारे स्टूडेंट्स आके हेल्प लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या करें आगे, या फिर आगे जॉब के लिए क्या क्या चीज़ों की तैयारी करें, और थोड़ा उनके असाइनमेंट वगैरह में भी कभी कभी मैं हेल्प कर देता हूँ कि इसमें ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो बिकॉज मैंने उसमें एक डेढ़ साल अच्छे से काम किया हुआ है, लाइक डेढ़ साल से ज्यादा ही काम किया हुआ है, तो उसमें थोड़ा अच्छी खासी नॉलेज बिल्ड हो चुकी है। और हाँ, डाइवर्स नॉलेज का ये फायदा है कि कहीं भी डिस्कशन का पार्ट बन सकता हूँ। एंड बिकॉज अगर मैं कभी कॉर्पोरेट में जाता हूँ या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कभी प्लान रहता है, कुछ भी रहता है, तो उसमें ये फायदा रहता है बिकॉज आई नो दीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, बिकॉज आई नो ऑल दीज थिंग्स, ई क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स पता होते हैं, तो ये इवेंचुअली हेल्प तो करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि एकेडमिया के काम के नहीं है तो काम नहीं आएंगे। एंड प्लस बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो मुझे मजा भी आता है ये सारी चीजें जानने में, नई नई तरह की चीजें जानने में। इट डजंट मैटर साइंस की की नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी जब हम चलते हैं तो काफी सारी चीजें जो है वो उसका फायदा मिलता है। राइट राइट। सही 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 सही। क्षितिज भाई, तुम्हारे लाइफ का एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट जो है वो रहा है हार्वर्ड में एडमिशन का। उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ, क्या सिनेरियो था? मतलब बहुत ही ज्यादा एक सिली मिस्टेक की वजह से, जो कि तुम्हारी नहीं थी, उसकी वजह से वो एडमिशन रह गया था। मैं करेक्ट करूंगा, हार्वर्ड नहीं होवर्ड था एक्चुअली। हॉवर्ड। वो थोड़े साउंड सेम करते हैं, दैट्स व्हाई कंफ्यूजन हो जाता है। बट वो हॉवर्ड। HWARD है वो। तो वो दैट इज अ हैरी पॉटर टोटली वाला। डिफरेंट कॉलेज फ्रॉम हार्वर्ड। एक हार्वर्ड है, HRVARD, हाँ, हार्वर्ड एंड अलग चीज है। हार्वर्ड इज अ डिफरेंट थिंग। HWARD अलग है, राइट? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अलग है, दैट इज इन सिएटल। ओके, सिएटल कहाँ है अपना? सिएटल यूएसए। ये यूएसए वॉशिंगटन के पास। अच्छा। और जो ये सही। अपना हार्वर्ड आता है बॉस्टन में आता ओ, मतलब ऐसे व्हाइट हाउस से राइट मार के अगली गली में। है। सही तो सही। वहां पर एडमिशन हुआ था विथ 100% स्कॉलरशिप। बट द थिंग इज कि वहां पर इशू हो गया था थोड़ा, कि जो एक्सेप्टेंस था वो जो कुरियर से थोड़ा लेट हो गया। तो जो डेडलाइन थी दैट वाज 1 मई, बट मुझे कुरियर मिला था 3 मई को। तो मैंने इनरोलमेंट फीस वगैरह भी भर दी थी, बट स्कॉलरशिप भी पूरी मिल गई थी, फुली फंडेड था। लेकिन दिक्कत फिर यही हो गई कि बिकॉज वो डेडलाइन निकल गई है, सो एडमिशन का हो नहीं पाया। तो आई हैड टू टेक एडमिशन इन जयपुर। तो उस समय मतलब दिमाग में क्या चल रहा था कि यार अब यूएस। ऑब्वियसली वहाँ बीएस फिजिक्स करने वाला था, 4 ईयर डिग्री, यहाँ बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। तो ऊपर से वहाँ पर रहने का मन था। वहाँ मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी था जिसने नासा में इंटर्नशिप की थी वहाँ अपने 3rd ईयर में। तो एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से थी कि फर्मी लैब, नासा, ये बड़ी बड़ी जगह जाने को मिलेगा थ्रू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जाके जयपुर की गलियों में घूम रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट वाज नॉट एज एक्सपेक्टेड, बट ठीक है, लाइफ वाज गुड। मैंने जयपुर में रह के भी काफी सारी चीजें सीखी, अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिए। तो उधर भी रहने का एक अलग एक्सपीरियंस था। ऑल्दो अगर वहाँ यूएस में रहता तो मे बी अभी किसी और पोजीशन पे होता। बट मैं रिग्रेट, ठीक है वो बुरा लगता है सोच के कभी कभी, बट रिग्रेट नहीं करता। बिकॉज जिस जो टाइम में जयपुर में रहा हूँ या अभी वो हूँ, चीज वो हेल्प मुझे कैसे किया? पसंद है। वो चीज जो एक एक्सपीरियंस मिला वो कहीं हेल्प किया कि अभी तक की माइंड को उतना बिल्डअप कर लिया है? चलो हेल्प ऐसे किया, बिकॉज
मैं जिस कॉलेज में था वहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, तो खुद से अपॉर्चुनिटी ढूंढने की आदत हो गई। ये ठीक है। बहुत हसल करने की आदत हो गई। ये सही में बहुत सही स्टोरी थी, क्योंकि ये हम लोगों ने पॉडकास्ट में बात भी करी थी। भाई ने मतलब अपने 3 साल एमएससी के बंदों से कंपटीशन किया। एमएससी के बंदों से जा जाके मतलब बंदे ग्रुप में आ रहे हैं, भाई सिंगल जा रहे हैं, ऐसे करके। तो वो जाके किया। अच्छा, साइंस कम्युनिकेशन में आने का कैसे सोचा? साइंस कम्युनिकेशन, लाइक मुझे हमेशा से बोलने का बहुत शौक था। मेरे फैमिली में सभी पब्लिक स्पीकर हैं, तो वो लाइक जेनेटिकली मेरे अंदर भी आया, तो मुझे अच्छा, बोलने का बहुत। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका, मतलब क्या ओके, सब तो लोग, मैं बता देता क्या हूँ है? हाँ। कि मेरे फादर और मदर अभी रिसेंटली उड़ीसा शिफ्ट हुए हैं, वहाँ उनकी लाइक जॉब का ट्रांसफर हुआ है। तो फादर अभी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, क्लोरोफिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है उधर। मम्मी अभी करंटली वर्क नहीं कर रही है, बट जब हम लोग राजस्थान में थे तब वो वहाँ एनजीओ में वर्क करती थी, सोशल वर्क करती थी। तो उनको वहाँ पर 3 बार लगातार वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो वो काफी हम्म। मतलब वुमेन क्लास को काफी रिप्रेजेंट करना, उनकी हेल्प करना, इवन ड्यूरिंग कोविड उनको लाइक एम्प्लॉयमेंट मिल सके उस सेक्टर में बहुत सारे काम करना। तो मम्मी पापा दोनों का सोशल वर्क में ज्यादा रहा है। मम्मी का रिसेंटली काफी ज्यादा रहता है, पापा थोड़ा अभी ऑफिस के काम में ऑक्यूपाइड रहते हैं, बट मेनली दोनों सोशल वर्क में काफी रहते हैं। तो उस वजह से उनको स्टेज एक्सपोजर काफी मिलता है, स्टेज पे बोलना, अलग अलग जगह जाना। तो मुझे मेरे अंदर, और फिर मेरी एक सिस्टर भी है, शी इज इन लॉ फाइनल ईयर, 5th ईयर में है वो। तो इट टर्न्स आउट कि हम दोनों में भी पब्लिक स्पीकिंग वाली चीज आई। तो ये तो फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब बेसिक फैमिली बैकग्राउंड। तो जो लाइक द क्वेश्चन यू आस्क, तो मुझे ऐसे वीडियोस बनाना, इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक था। तो पहले मैंने लाइक वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया। रिमेम्बर मैं आई गेस 11th में था या 12th में था, या उसी टाइम के आसपास की बात है, जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, मिस्ट्री ऑफ द फोर्थ डायमेंशन। थोड़ा कहीं से गूगल से पढ़ पढ़ के जो भी ज्ञान मिला, तुरंत स्कूल से निकले हुए लौंडे, तो जो भी ज्ञान मिला उसके ऊपर बोला वीडियो बनाते हैं। और मैं लकीली जिस सिटी में रहता था वो बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, तो वहाँ अच्छी अच्छी लोकेशन में जाके शूट करता था। रेगुलर तो था नहीं मैं, लाइक फिर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया वहाँ भी कभी कभी, अभी अब मैं थोड़ा फिर भी रेगुलर बनाता हूँ। आज जब से मैं, पॉपुलेशन पे एक वीडियो आया है, भाई हाँ मैंने आज देखा नहीं है, पॉपुलेशन के ऊपर एक वीडियो आया बट है। हाँ आज तो अब मैं पॉपुलेशन थोड़ा पर। जनरल लाइक नॉट ओनली फिजिक्स बट थोड़ा जनरल साइंस के ऊपर भी फोकस करना चाह रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा इंटरेस्ट मेरा सब साइड आता ही है। एज आई टोल्ड यू कि डाइवर्स मतलब इंटरेस्ट है। तो ऑल दो हम्म। ऑब्वियसली फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स में स्टडी कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ा ज्यादा बायसनेस रहेगी, उस साइड थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा जनरल चीजें भी, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, क्वांटम बायोलॉजी हो गया, या फिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो गया, या फिर अलग अलग फिनोमिना हो गए, इन सब में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आई थॉट कि ज्ञान शेयर करो। अब ज्ञान साइंस में किसी भी फील्ड का हो, ज्ञान तो ज्ञान होता है। तो ये सारी बिल्कुल। चीजें करके तो वीडियोस का एक्सपोजर ऐसे आया था। तो थोड़ा डिसकंटिन्यूस रहता है, बट हाँ मुझे तब से साइंस कम्युनिकेशन का काफी शौक है। लकीली उसके बट बाद से काफी सारे टॉक्स के भी ऑफर आए। तो हाँ, वही उसी के बारे में मैं नेक्स्ट बात कर रहा था कि वीडियोस तो अलग है, तुमने भाई टॉक्स बहुत सारे दिए। हाँ, तो काफी सारे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, और वैसे काफी सारे टॉक्स दिए। तो टॉक्स का कैसा रहता है कि जब बातचीत वगैरह होती है तो, क्योंकि मैंने एक टॉक दिया था और भाई वो वर्स्ट टॉक था मेरी लाइफ का। मतलब मैंने कहा कि भाई इसके बाद अब मैं जिंदगी में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार इनवाइट किया गया था और मैंने सोचा था चलो ठीक है बताऊंगा मैं सब चीजों के बारे में। दैट वाज वर्स्ट टॉक एवर। लाइक मेरे लिए वर्स्ट था, बट बच्चे फिर भी कह रहे थे कि नहीं सर आप दूसरी टॉक कब दोगे। एक दो बच्चे थे उनमें से, मैंने कहा क्या तुमको समझ आया है इसमें? तो वो कैसे प्रिपेयर करते हो, क्योंकि वीडियो में सब चीज हमारे हाथ में है, वो टॉक लाइव होता है। टू बी ऑनेस्ट मैं टॉक में ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। लाइक हम्म। स्पेशली अगर फिजिकली जाना हो तब तो बेस्ट है। लाइक मेरे साथ थोड़ा उल्टा रहा है, मैं स्टेज पे जाने के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। ये ज्यादा ज्यादा वो रहता है, क्योंकि मैंने जो टॉक दिया था वो ऑनलाइन था। हाँ, ऑनलाइन में लाइक ठीक वो फील नहीं आता ऑब्वियसली, लाइक ऑनलाइन का वर्ल्ड कितना भी ले लो, बट एक फिजिकल मीट वाला फील अलग होता है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब हम पब्लिकली बोलते हैं ना, तो हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं पब्लिक स्टिमुलस पे। सो पब्लिक इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, देन वी कैन इम्प्रोवाइज। तो हम एग्जैक्टली exactly. इम्प्रोम तो कर सकते हैं। जब आप तक अपने ऑडियंस का लाइक आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, उनके एक्सप्रेशन नहीं देख रहे हो, और मतलब वो फीडबैक फीडबैक बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस ना, तो फीडबैक चाहिए होता है। ऑनलाइन में वो हो नहीं पाता अच्छे से। हम्म। एग्जैक्टली। दैट्स व्हाई वो आई तो सही लव बात है। ऑफलाइन ओपन माइक्स।
वो तो ऑलवेज। बेस्ट होता है। और पूरी तरह से बॉडी लैंग्वेज पर अपन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे लाइक चीज पे। राइट राइट। हाँ यार, इतने से कैमरा में क्या ही बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस करोगे, तुम्हें मेरी बॉडी भी नहीं दिख रही। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। लाइक लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, पब्लिक स्पीकिंग में उसको सिखाता था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम लाइक इसी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन ही मैं उसे सिखा रहा हूँ, तो ऑनलाइन एक लिमिटेशन आ जाती है। चलो ठीक है, मैंने अपने हैंड्स के मूवमेंट को थोड़ा वो किया, बट आप जब स्टेज पे जाते हो सो आप किस तरीके से खड़े हो, आपका आप किस तरह की वाइब थ्रो कर रहे हो ऑडियंस के ऊपर, किस तरह से आई कांटेक्ट, किस हर एक चीज मतलब नॉन वोकल जो रहता है स्पीचेस, वो एक अलग ही उसका एक अलग ही वो है। अच्छा, तुम दोनों से ही मेरे को एक चीज जो है वो पूछनी है या डिस्कस करनी है, कह सकते हो, थोड़ा इसके बारे में बात कर सकते हैं कि तुमने देखा है कि इंडिया कितना ज्यादा डाइवर्स हो जाता है जब बात आती है साइंस की। मतलब ऑनलाइन चाहे तुम टीवी पे देख लो, लोग बकवास किए पड़े। लाइक लिटरली साइंस के नाम पे लोग बकवास किए पड़े हैं कि इस टाइम पे ये हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि इक्लिप्स के बारे में बकवास कर रहे हैं लोग, लूनर इक्लिप्स में बकवास कर रहे हैं, और मतलब ऐसे ऐसी चीजें देते हैं। एंड देन उसी के बाद हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो मतलब ऐसे पांडे जी जैसे लोग हैं, या सौरभ जैसे लोग हैं, या और भी लोग हैं। मतलब ये लोग तो फिर भी अब मतलब मान लो एमएससी स्टूडेंट्स हैं, 12वीं के स्टूडेंट हैं, 11वीं के स्टूडेंट हैं, बीएससी वगैरह में पढ़ रहे हैं, जो मतलब नॉलेज का एकदम भंडार लेके बैठे हैं, जिनको पता है कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो वीडियो खोल रहे हैं तो उन्हें आधी चीजें पहले पता है, कौन सी नॉलेज में अगर वो घुसना भी चाह रहे हैं तो उनका मतलब एक बहुत अच्छे से बेस बना हुआ है। एक वो ऑडियंस है और एक वो ऑडियंस है जो हमारी टीवी न्यूज डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। तो किस तरह से तुम लोग अपने अपने एंड पे एज अ साइंस कम्युनिकेटर इस चीज को देखते हो कि अ, भिन्न तरह की ऑडियंस मिलती है हमेशा, तो क्या ऐसा इंटरेक्शन रहता है तुम लोगों का? इसमें मेरे दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि मेरे लिए कल्चर का तो है ही, हम लोग एक बहुत ही हाईली कल्चरल सोसाइटी से हैं, और कल्चरल सोसाइटी में बहुत सारे बिलीव्स रहते हैं। जब वो बिलीव्स आगे पास ऑन होते हैं तो उनमें जब लोग चीजें ऐड करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी, कोई थी लाइक सो कॉल्ड महात्मा लेडी कोई थी, जो कि एक्सप्लेन कर रही थी कि मोर के बेबीज कैसे होते हैं। मोर जब रोते हैं तो लाइक फीमेल उनके आंसू पी के, which was totally, I should not say this word, but ठीक है मैं बोलूंगा नहीं, बट वो पूरा बुलशिट। बर्बाद चीज थी, bullshit, exactly, that was totally bullshit। तो ये सारी चीजें जब ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे माइंडसेट वाले लोग होंगे। बिकॉज अगर कोई थोड़ी अच्छी पोजीशन पर चला जाता है, थोड़ा इधर उधर की रिलीजियस बातें कर देता है, थोड़े लोग फॉलो करने लग जाते हैं, तो कुछ भी बोलते हैं, लोग कुछ भी मान लेते हैं। बहुत लोग ये मान रहे लाइक थे एक कि चीज मैंने देखी थी, ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बात चल रही थी। मैं क्रैकर्स कैन नॉट बी ग्रीन बडी। वही ना। दिल्ली में तो नहीं हो सकते। तो द थिंग इज कि एक तो ये वाली चीज रहती है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि बिकॉज वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, तो हम्म। ऑब्वियसली हर जगह मतलब पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी डाइवर्सिटी उतनी मिलेगी, दैट इज इनएविटेबल। कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। बट यूएसए में भी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, जब कोविड की वैक्सीन लग रही थी तो जो ब्लैक कम्युनिटी थी, बहुत सारी ब्लैक कम्युनिटी को ये बोलना का ये कहना था कि बिकॉज देयर स्किन इन ब्लैक, स्किन इज ब्लैक, तो उनके अंदर मेलानिन ज्यादा होता है, तो उनको कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता, तो वो वैक्सीन लेने की उनको जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लैटिन कम्युनिटी वाले भी थे जो कह रहे थे हम लोगों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसे लोग हैं, ऑब्वियसली इंडिया में थोड़ा रिलीजियस और कल्चर ज्यादा, यूएसए वगैरह का किसी का मतलब बहुत रेयर कंट्रीज है जिनकी इतनी बड़ी बिग हिस्ट्री होती है, जिनका रिलीजन इतने टाइम से फॉलो कितना रहता ही है। बट जिन भी कंट्रीज में बहुत पुराने टाइम से एक कल्चर एक रिलीजन फॉलो हो रहा है, वहाँ इस तरीके के माइंडसेट हो जाते हैं। नहीं, वो ये रिलीजन पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि रिलीजन वगैरह, बट लोग मिथ जो है वो बहुत ज्यादा फैलाते हैं रिलीजन के नाम पर। यस, मैं एक्चुअली वही बोलना चाह रहा हूँ, रिलीजन हम्म। के नाम पर, कि हाँ। उसके नाम पे लोग किसी को अपने आप को प्रूव करना होता है, कुछ भी फेक हाँ, आर्गुमेंट देके। वो मतलब कि ये है ना कि रिलीजन को लोग मतलब डिनाई नहीं करेंगे। तो कोई भी बात मनवानी है तो रिलीजन के नाम पे बस आप कच्चा चिट्ठा वो कर दो। गौहर रजा सर ने इसमें बहुत सही काम किया था। वो वीडियो अगर तुम में से किसी ने देखा हो तो क्या किया था कि मतलब ऐसे सूर्य ग्रहण पे बात चल रही थी, वो सब चल रहा था, तो कि
सब चीज चल रही है एंड देन कोई पंडित जी बता रहे थे कि ग्रहण काल में नहीं खाना चाहिए, उसमें भी बैक्टीरिया आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। बैक्टीरिया। हाँ, ग्रहण चल रहा था, वो फिर उठा के सेब खाने लगे। तो वो मतलब एकदम एक बिना कुछ कहे उन्होंने सब कुछ कह दिया था वहां पे, वही सही बात है। ऑन ऑन टेलीविजन उन्होंने सब कुछ कह दिया था। बहुत बहुत ही बढ़िया काम था वो। बहुत 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 लकी हूँ मैं कि मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला, मैंने उनके उनके साथ इंटरव्यू किया था, बहुत मजा आया था। लोग अक्सर साइंस और सूडो साइंस में मिस्टेक कर लेते हैं, लाइक एवरी सूडो साइंस इज नॉट साइंस, राइट। करेक्ट। इनफैक्ट no pseudoscience is science. Pseudoscience is totally different. सूडो साइंस कुछ है ही नहीं, वो बनाई हुई बनाई हुई चीज है, राइट। एग्जैक्टली, लाइक कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, अगर आप बड़े बड़े टॉक्स वगैरह फॉलो करते हो, देन कुछ टॉक्स आते हैं, जस्ट लाइक मैं आई वोंट से द नेम। हाँ, होता ही है, मतलब साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। व्हाट इज सूडो साइंस? सूडो स्टडी ऑफ नेचर ये क्या होता है? मतलब लाइक या स्टडी ऑफ सूडो नेचर। No, actually, no. It's like, what is pseudoscience is? Pseudoscience is making you think that it is scientific, but in fact it is not. It's It's not. like अगर मैं statement करता हूँ कि we are made up of bacteria, it's scientifically inaccurate. इसमें कुछ parts तक इसमें scientific accuracy है कि yeah, we are kind of made up of bacteria, but not totally bacteria, right? डेफिनेशन में आ गया कि वो चीज सही है ही नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ कि वी आर मेड अप ऑफ सॉइल, ओके, अगर मैं इसको कर दूं कि वी आर मेड अप ऑफ सॉइल क्योंकि हम एट द एंड सॉइल में मिलने वाले हैं, एंड अगर फिर इस स्टेटमेंट्स को अगर मैं मिक्स कर दूं एंड इसको एक साइंटिफिक टर्म्स की इस पे रिप्रेजेंट करूं, देन दैट्स सूडो साइंस एंड पीपल फेल इनटू इट। ऑल्दो जो भी ये देख रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा इंकरेज करूंगा नेवर टू फॉलो सूडो साइंस। साइंस को फॉलो करो, सूडो साइंस को नहीं, बिकॉज साइंस वर्क्स ऑन द लॉजिक एंड रीजनिंग। बाकी आप लोगों की चॉइस है। यप। बिलीफ्स एंड साइंस दो अलग चीजें, एक को दूसरी जगह की, मतलब एक दूसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। लाइक सबके अपने अपने लाइक डिफरेंट स्टैंड्स, राइट? लाइक वी डोंट नीड साइंस टू प्रूव आवर बिलीफ्स एंड वी डोंट नीड आवर बिलीफ टू प्रूव साइंस। पर सबके अलग अलग टेक होते हैं इस चीज में। फॉर मी, आई वुड रेदर नॉट नो देन टू बिलीव। मेरा ये, किसी का कुछ और रहता है। ऑफ कोर्स, दैट्स राइट, वो भी सही है। हाँ, ये तो है। अरे बचपन से बहुत सारी चीजें जैसे होती हैं लाइक बचपन में सोलर इक्लिप्स के वो कितना ज्यादा वो किया जाता था कि सोलर इक्लिप्स में बाहर ही मत निकलो। मैं इसलिए पूरे टाइम बाहर था इस बार। जो सोलर इक्लिप्स हुआ था, पार्शियल सोलर इक्लिप्स हुआ था, बाहर ही घूम रहा था। मैं भी कुछ खराब नहीं हुआ, ट्रिप और अच्छी हो गई बल्कि। ये अरे यार, लूनर इक्लिप्स का कितना तगड़ा वाला मामला चल रहा था। मतलब लिटरली मेरे टीचर ने मुझे बोला था, 12th क्लास में मैं था, मैं याद है 2015 में एक रेड मून हुआ था, ब्लड रेड मून, अभी भी शायद हुआ था। तो ब्लड मून हुआ था 8 सितंबर 2015 की बात है आई गेस। सो डेट मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये मेरी डायरी में लिखी हुई थी। डोंट जज मी फॉर दैट। आके पढ़ूंगा। हाँ बिल्कुल, आइए। तो आज दिल्ली तो आज तेरे लिए बहुत कुछ बचा के रखा है। ऐसे तू आइयो दिल्ली और फिर मैं तेरे को नहीं मिलूंगा। जैसे पांडे जी से पूछियो कभी। ओ भाई, मतलब ऐसे पांडे जी आए, बोले हाँ मैं दिल्ली में हूँ। मैं कहा दिल्ली में कहाँ रुके? कह रहे हमारा एक दोस्त है सौरभ। तो कह रहे उसके घर। मैं कहा सौरभ का घर दिल्ली में नहीं है, उसका घर फरीदाबाद है। मैं दिल्ली में बहुत जगह फ्लक्चुएट किया था। कुछ दिन नोएडा रहा, एक दो दिन गाजियाबाद रहा, कुछ टाइम गुड़गांव रहा, कुछ टाइम दिल्ली डीआरडीओ जो कैंपस वहाँ मेरे कजन है वहाँ उनके यहाँ रहा। तो अलग अलग जगह। और तुमने 90% चीजें एनसीआर में बताई है जो कि दिल्ली में नहीं है। Like NCR people are like, we are Delhiites. No, you are not. भाई इंसाइडर जोक्स नहीं, पॉल्यूशन जोक्स। You are taking fresh air. Nice.
हाँ, तो दिल्ली से हम लोग कहाँ चले गए यार। साइंस को समझाने के टाइम पे जब हम लोग लोगों को धीरे 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 करके समझाते हैं, तो हमारा भी एक प्रोसेस होता है, हम भी चीजें सीख रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, कोई वीडियो बनाने के बाद हमें बहुत टाइम बाद पता लगता है कि हाँ यार, इसमें ये चीज मिस्टेक हो गई थी हमसे। सो उसका एक्सेप्टेंस जब आता है, तो उस चीज को कैसे हम लेते हैं। मतलब मेरे को तो कई बार जैसे कई चीजें मिस आउट हो जाती हैं, कई चीजें रह जाती हैं, कई चीजें गलत बोल देते हैं, तो बाद में रियलाइज होता है कि यार नहीं, इधर इसको करेक्ट करना चाहिए था। तो करेक्ट किया जाता है उसको बाद में। तो तुम लोगों का कैसे रहता है उस चीज पे टेक? ये चीज हो चुकी है पहले, 3-4 बार हो चुकी है, जब मैंने वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आइदर दैट वाज लाइक अ बिट इनकरेक्ट या फिर उसमें थोड़ी कुछ चीजें मिस आउट हो गई। बहुत मतलब 1 साल पहले एक बार हुआ था, मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें थोड़ा जो ऑर्डरिंग थी वो मैंने गलत बोल दी थी, तो उस वजह से वो गलत आंसर आ रहा था। मैंने वो पब्लिश कर दी और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उसके ऊपर कि दिस शुड नॉट बी द केस। फिर मैंने थोड़ा ध्यान से वो वीडियो देखा एंड देन आई रियलाइज हाँ यार, ये तो गलत बोल दिया मैंने। साइंटिफिक देन कम्युनिटी में भाई तुम अगर गलती कर दो तो भाई छोड़ते नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और नहीं। और दिक्कत ये है कि बाकी कम्युनिटी में तुमको गालियां पड़ती हैं, यहाँ बिना गाली के क्रिटिसिज्म होता है। और बिना हाँ। गाली का क्रिटिसिज्म सबसे खतरनाक होता है, राइट। क्योंकि वो लॉजिकली लपेटती सही बात है। और इस उससे पे नहीं क्या बच बोला? सकते। उससे नहीं बच सकते। तो उस ओ टाइम ये भाई। वाला सीन हुआ था पूरा, तो फिर जनरली ऐसा होता है तो मैं एक अपॉलॉजी स्टोरी डाल देता हूँ फिर अपने इंस्टाग्राम या कहीं पे भी कि ये वाले में मैंने ये इन्फॉर्मेशन गलत बोली, और फिर वो वीडियो रिमूव कर देता हूँ। अभी तक एक ही बार हुआ है खैर, एक में मतलब एक वर्ड गलत बोल दिया था जो नहीं बोलना था, और एक में ये हुआ था, 2 बार हुआ अभी तक। लेकिन हाँ, बट मैं ट्राई करता हूँ वेरीफाई कर करके कि इसमें मिसकम्युनिकेशन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए, इसलिए मैं पूरा सोर्सेज वगैरह देख लेता हूँ एक बार। अभी तुम लोग के क्या रिएक्शंस है जो इंडियन साइंस कम्युनिटी है। मैं साइंटिस्ट की कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब पर साइंस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर साइंस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब चैनल्स इंडियन है, बट लगता ही नहीं है कि वो इंडियंस है। मतलब कई लोगों को पता ही नहीं है कि वो इंडियन चैनल्स हैं। और कई जगहों पे फिर हम तीनों के चैनल्स हैं, लॉजिकल पैराडॉक्स है। अभी लॉजिकल पैराडॉक्स आज हमारे साथ नहीं है, बट होपफुली नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो है वो सोहेल भाई हमारे साथ होंगे। तो कैसा रहता है कि अभी के तौर पे कैसे देखते हो साइंस कम्युनिटी को ग्रो होते हुए? अभी रिसेंटली कई सारे चैनल्स जो है वो उभर के आए हैं। एस्ट्रोडॉक्सी का भी है, रश्मि शरण का। अभी उसने बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री भी डाली थी हानले पे। तो कैसा मतलब कि किस तरीके का फ्यूचर तुम लोग देखते हो अभी, आज से 1 साल 1.5 साल बाद? अगर आप मुझे पूछोगे ना, हम्म। देन इन माय ओपिनियन ये साइंटिफिक जो कम्युनिटी हम बात कर रहा है वो इन अ नियर फ्यूचर बूम करने वाली है। लाइक देयर विल बी अ ग्रेट नंबर ऑफ जेन्युइन साइंस क्रिएटर्स। मैं जेन्युइन ये शब्द फोकस करके बोलूंगा बिकॉज साइंस मैथ्स वो है, बहुत सारे हाँ, हैं। या एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ कुछ चैनल्स जस्ट जंक, प्योरली जंक, जस्ट कि गूगल पे कुछ पढ़ लिया, वही फैक्ट बोल दिए, कर दी वीडियो पब्लिश। दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन जब हम साइंस को हम एक्सप्लेन करते हैं तो एज अ कंटेंट क्रिएटर व्हाट वी नीड टू डू इज हमें साथ ही साथ हम और भी स्किल्स हमें डेवलप करने होते हैं, जो कि ये स्टोरी टेलिंग हो गई। स्टोरी टेलिंग एज इन कि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, वो तो क्लासरूम में टीचर भी पढ़ा रहा है, राइट? तो हम किस चीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, हाउ कैन वी पुट इट इन अ डिफरेंट वे कि लोगों को समझ में भी आए एंड उनको वो सेटिस्फेक्शन या फिर वो मजा भी आ जाए, सेटिस्फेक्शन ऑफ वाचिंग द वीडियो या फिर वाचिंग द पीस ऑफ कंटेंट, एंड एट द सेम टाइम एजुकेटिंग द व्यूअर। दैट्स ऑल आई कीप इन माय माइंड कि हम्म। ये दो चीजें अकम्प्लिश हो। एक तो वो समझ जाए कि क्या बोल रहा हूँ, और दूसरा वो सेटिस्फेक्शन आ जाए कि वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ये वाली चीज। क्षितिज भाई। मेरा तो ये मानना है कि साइंस कम्युनिटी लाइक लास्ट 6-7 साल से काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। जब मैं अपने बैचलर ज्वाइन किया था तब से मैंने साइंस कम्युनिटी में लाइक रैंडमली लोगों से कनेक्ट होना स्टार्ट किया। तो रश्मि से, सौरभ से, इन लोगों से ऐसे ही कनेक्ट हुआ था मैं कि इन लोगों से लाइक लाइक तुमसे भी और बहुत सारे लोगों से ऐसे ही कनेक्ट हुआ हूँ कि ये साइंस कम्युनिटी इसकी वजह से बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं।
पता चलता है लोग क्या कर रहे हैं अपनी फील्ड में, कैसे कैसे चीजें हो रही है, लोग कितना ग्रोथ कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज पता लगती है। और ग्रोथ तो बहुत फास्ट है। लाइक मैं अभी आज से 4 साल पहले कंपेयर करता हूँ तो अभी कितने सारे चैनल्स आ गए, कितने डिस्कशन चल रहे हैं, कितना ओपनली साइंस के ऊपर बात चल रही है, जो पहले 4 साल पहले इतना अपार्ट नहीं फ्रॉम चलती थी। यूट्यूब यार, लोग कैसी कैसी चीजें कर रहे हैं। लाइक राइट। सौरभ का नाम तुमने लिया। हम्म। सौरभ भाई, लिटरली उस बंदे ने 2019 में हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था, मैंने और सौरभ ने। ये लोग एक अपना एक एस्ट्रोनॉमी का ग्रुप चलाते थे, उसमें ये लोग खुद टॉक्स करवाते थे। और जिस टाइम पे स्टेलर वेबिनार्स, यूनिवर्स। मतलब हाँ, स्टेलर यूनिवर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और उस समय मतलब कि जिस समय मतलब सेमिनार्स हुआ करते थे, उस समय ये लोग वेबिनार्स कराते थे, मतलब जब बहुत ज्यादा ऐसे प्रोमिनेंट नहीं था। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करवा रहे हैं उन्हीं टॉक्स को, और मतलब एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड लोगों के लिए फ्री के एस्ट्रो कैंप्स लगवाना, स्टार गेजिंग नाइट्स का रखवाना। तो ये सारे, और ये अपने टेलीस्कोप्स लेकर आ रहे थे। इतना मजा आता था कि उस समय के हिसाब से उस समय का माहौल भी काफी अलग था। तो ये लोग अपने दम पे इतनी ज्यादा मेहनत करते थे, और अपने दम पे मतलब अभी सब लोग काम करते थे। तो ये, खैर अब तो सब अपने ही दोस्त हो गए हैं, पर पहले के टाइम पे ऐसे देख के काफी मजा आता था सौरभ को। और मतलब कि सौरभ हो गया, अपना रश्मि हो गई। रश्मि से तो बहुत बहुत टाइम बाद मिला था। सौरभ सौरभ नहीं मिल पाया था। रश्मि है, ऋषभ है, ऋषभ जैन, वो भी अच्छा काम करता है। तो ये लोग मतलब सिर्फ साइंस कम्युनिकेशन, फिर तुम्हें पता लगता है कि सिर्फ इन सब चीजों से नहीं होता। साइंस कम्युनिकेशन का एक और तरीका है, वो जो वो लोग ने अपनाया था, जो मास स्केल पे वो लोग कर रहे थे। तो मजा आता है। तो स्टेलर यूनिवर्स नाम का ग्रुप है, अगर तुम लोग को अगर ऐसे जानकारी चाहिए हो तो तुम लोग गूगल गूगल पे सर्च कर सकते हो, स्टेलर यूनिवर्स। अभी रिसेंटली कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो साइंस समझाना शुरू कर दिए हैं। किसी टाइम पे वो मतलब कोई वर्ल्ड हिस्ट्री या कुछ पॉलिटिक्स वगैरह की बातें किया करते थे, आजकल हाँ हाँ ब्लैक होल समझाने लगे। हाँ, मैं समझ देख गया। देख के ऐसा लगता है कि अरे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे चैनल के ऊपर मैंने, सौरभ और रश्मि तीनों ने मिलकर एक वीडियो बनाई थी, मिस इन्फॉर्मेशन इन साइंस। ये शायद मैंने देखा है वीडियो। ये रश्मि मैंने, के चैनल पे मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ। रश्मि इज एस्ट्रोरॉक्सी, राइट? या एस्ट्रोनॉट। हाँ, वो भी आएगी, वो भी आएगी, टेंशन नहीं। ऑसम। ऐसे बढ़िया एकदम सौरभ को, रश्मि को, सबको बुलाएंगे ऐसे। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ मेरा सौरभ रश्मि का एक इंटरेक्शन वाला भी करवाओ, उसमें बढ़िया रहेगा। इंटरेक्शन मतलब ऐसे फिजिकल? नहीं नहीं, फिजिकल नहीं, इंटरेक्शन मतलब किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है ना, ग्रुप डिस्कशन। अरे वो तो हमने प्लान किया हुआ है दोस्त, अच्छा उसमें। अच्छा। वो 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 हमारा मतलब वो एकदम ब्रह्मास्त्र टाइप है, उसमें सोहेल मैं अहमद तुम्हें चौधरी भी हम रखेंगे, क्योंकि सोहेल भाई अभी आज किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाए हैं। बट हाँ, हाँ। एक पर्सन का और बताता हूँ, वो भी ऐसा ही है, एक्टिव कम्युनिकेटर है, प्रयाग नाम है उसका। तो क्षितिज भाई, क्या देखना पसंद करते हो, मतलब मार्वल, डीसी, या क्या 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 चीजें देखना पसंद करते हो ऐसे? यार देखो सही बताऊं तो जनरली मैं मूवीज बहुत नहीं देखता हूँ। ठीक है। मैं पहले एक टाइम पे एनिमेज काफी देखता था, बट अब एनिमेज भी कम ही देखता हूँ, थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो रैंडमली जो भी अच्छी मूवी लगती है देख लेता हूँ, बट जनरली हाँ, मार्वल बीएनएफ डीसी टीवी की। वांट्स टू नो योर लोकेशन। जनरली जो भी अच्छा लगा, जैसे डीसी की कोई मूवी मैंने सुना अच्छी है तो देख लिया, मार्वल के लोकी सीरीज देख ली जिसमें टाइम ट्रेवल वगैरह का पूरा है, तो ऐसे थोड़ा बहुत देख लेता है, उसके एवेंजर्स वगैरह जो फेमस मूवीज है वो सारी देख रखी होती है। लोकी लेवल की और तो कोई सीरीज अभी आई नहीं मार्वल की। लोकी तो बहुत अच्छा है, मतलब मैंने जब इनका एवेंजर्स आया था, एंड गेम और इन्फिनिटी, एंड गेम जब आया था इसमें, तो एंड गेम में का टाइम ट्रेवल देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। तो अरे मैंने यार, उस टाइम वेलकम अपने टू द क्लब। मैंने उस टाइम व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था दैट डोरेमोन हैज बेटर टाइम ट्रेवल लॉजिक देन द मार्वल। या लेकिन फिर मैंने इनका लोकी देखा तो उनका वो टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया, तो वो मुझे लाइक आई वाज इम्प्रेस्ड बाय दैट। ये दैट वाज अ गुड पैच, मतलब पैच बोल सकते हैं हम उसे, एंड गेम की इसको। मतलब वो दैट वाज एक्चुअली यूनिक, या दैट वाज यूनिक। और वो मुझे देख के काफी मजा आया। ऑल्दो ऑब्वियसली साइंस फिक्शन है तो लूपहोल की हर चीज से निकल सकते हैं, बट फिर भी कंसिडरिंग वो साइंस फिक्शन है वो बहुत अच्छा बना उन्होंने।
एंड गेम में तो क्वांटम का नाम ले ले, क्वांटम एंटेंगलमेंट एक मतलब, बिकॉज आई एक्चुअली स्टडी दीज थिंग्स, तो ये सब जब देखता हूँ कि क्वांटम अरे एंटेंगलमेंट का नाम लेके क्वांटम एंटेंगलमेंट के नाम पे तो लोग मतलब ऐसे टेलीपोर्टेशन ही कर डालते हैं। ऑल्दो और क्वांटम एंटेंगलमेंट से होता है टेलीपोर्टेशन, बट अरे दैट इज अ पर टोटली यार डिफरेंट पूरे थिंग। पूरे बंदे का थोड़ी होता है, हाँ बिल्कुल नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का होता है। इंफॉर्मेशन का होता है ना। पूरा का पूरा बंदा ही टेलीपोर्ट कर दे रहे हैं ये लोग। तो वो देख के काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि आदित्य हंस रहा है क्योंकि हम इस पे पहले बात कर चुके हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट। और जब हमने वो नोबेल प्राइज वाला पॉडकास्ट किया था ना, हम्म। हमारे पॉडकास्ट को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला, नोबेल प्राइज जब मिला था तब हमने एक पॉडकास्ट किया था। तो तब बेल्स इनइक्वालिटी और उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में तब हम लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई करी थी कि भाई ये सिर्फ पार्टिकल लेवल पे हो रहा है। खैर अभी अभी ऐसे नोबेल प्राइज के बारे में बात की है तो इसमें एक मस्त चीज बताता हूँ। जैसे ये नोबेल प्राइज सबको पता है ऑलमोस्ट कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को गलत प्रूफ करना इस नोबेल प्राइज ने गलत प्रूफ किया है। आई गेस यू ऑल आर अवेयर कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ईपीआर पेपर एक निकाला था और वो क्वांटम एंटेंगलमेंट के फेवर में नहीं थे। उनका मानना था कि क्वांटम मैकेनिक्स वर्क नहीं करती, बट जो जॉन क्लॉजर और एलन एस्पेक्टर उन्होंने इस चीज को राइट प्रूव किया। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब जॉन क्लॉजर ये एक्सपेरिमेंट का आइडिया रिचर्ड फेनमैन के पास लेकर गए थे, तो रिचर्ड फेनमैन ने उन्हें डांट के अपने रूम से भगा दिया था, बोल के कि ये आइडिया चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स को क्या टेस्ट करना। उनके हिसाब से ये वर्थ इट ही नहीं था। तो फॉर्चुनेटली जॉन क्लॉजर ने रिचर्ड फेनमैन की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से उनको बाद में नोबेल प्राइज मिला। क्लाउजर ने भी अपने एक स्टूडेंट के साथ ऐसे ही किया था। हर कोई करता ही एक टाइम पे, मतलब एक टाइम क्या ऑल हमेशा करते ही रहता है, मतलब एक वो आ ही जाता है अपने बिलीफ ये चीज सिस्टम। मेरे को और उनके पति सर ने बताई थी। अच्छा। ये ये एक पूरी चेन हुई थी कि इस बंदे ने इस बंदे के साथ किया था, फिर इस बंदे ने अपने स्टूडेंट के साथ किया था। वो स्टूडेंट को भी नोबेल प्राइज वाह। मिला था। तो ये बहुत सही ये चीज थी। ये एक अलग तरीके का नेपोटिज्म है। ये अलग भाई तू तू वो चीज सोच, इमेजिन कर कि लिटरली जिन जिन बंदों ने मतलब नोबेल प्राइज लिया है ना, उनके स्टूडेंट्स भी ऑलमोस्ट लिए हैं नोबेल प्राइज। ऐसे बढ़िया बढ़िया लोगों के वो लोग जो है वो, तो ऐसे नोबेल प्राइज मिले हैं लोगों को। तो ये सच में एक मतलब उससे पता लगता था कि एक कम्युनिटी जो है वो एक अलग तरीके से डेवलप हो रही थी। और पहले के टाइम पे ऐसी वो वाली हायरार्की भी तो नहीं थी कि यार तुम 12th करो फिर बीएससी करो फिर तुम किसी ऐसे प्रोफेसर से जाके मिलोगे। पहले के टाइम पे तो तुम बढ़िया ऐसे करो और जाओ घूमो, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो। जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी थी, एस उन्होंने अपनी चंद्रशेखर, हाँ। लाइफ में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, जिनको बहुत डेडिकेशन से पढ़ाते थे, काफी दूर जाते ट्रैवल करने उनको पढ़ाने। वो और शायद वो वाली स्टोरी थी ना उनकी कि 50 किलोमीटर 50 मील जो है वो गाड़ी चला के आए थे बारिश में, तूफान में, जब रेड अलर्ट था। तो खाली 2 हाँ, ही स्टूडेंट आए थे, जापान के तो दोनों, है ना। वो उनके मेनली 2 ही स्टूडेंट्स थे और दोनों नोबेल लॉरेट। मतलब एक तरह से देखा जाए 2 ही को पढ़ाया तो 100% सक्सेस रेट। दोनों को नोबेल प्राइज मिला। दोनों को नोबेल प्राइज मिला था बाद में जाके। वो वाली चीज भी है। वो बहुत खतरनाक चीज थी। तो ये इंडियन साइंटिस्ट का तो बहुत बहुत अलग अलग स्टोरीज है, बहुत खतरनाक खतरनाक स्टोरीज है। रामन की स्टोरीज और भी ज्यादा खतरनाक है। अब तो खैर सब लोग जानते ही होंगे रामन और ये मतलब चाचा भतीजा थे। यस। चंद्रशेखर ने 19 साल की उम्र में अपना पहला पेपर रिप्रेजेंट किया था रामन के सामने, बोस के सामने, बोस एसएन बोस, हाँ। बोस के सामने, मेघनाथ साहा, ये सारे लोग थे। तो मेघनाथ साहा ने फिर इनवाइट किया था अपने घर पे डिनर के लिए। मैंने मेघनाथ साहा की डॉटर को देखा है ऐसे सामने, मतलब ऐसे टॉक में। अच्छा, नाइस। वो आई किस थी। इंटरेस्ट है? नहीं, शी इज लाइक इंग्लिश वाली हैं वो, ओके। इंग्लिश की टीचर हैं, डीयू में ही है। तो ओके, नाइस। वो मतलब ये हायरार्की चलती है कि साइंटिस्ट के लाइक नाती पोतों से या फिर बच्चों से ऐसे चीजें पूछी जाती हैं। राइट है, वो तो है। अगर तुम्हारे फैमिली में कोई सक्सेसफुल हो गया तो तुमसे पूछा ही जाएगा। हम्म। अच्छा, हम लोग जैसे बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट के बारे में तो बात करते हैं। एक इंडियन मैथमेटिशियन या फिर फिजिसिस्ट जो भी बोलूं,
उनके बारे में मेंशन करना चाहूंगा, ऑल्दो जो प्रॉपरली एस्ट्रोफिजिक्स स्टडी करते हैं उनको जानते ही है, बट नॉर्मल साइंस कम्युनिटी में वो इतने वेल नोन नहीं है। उनका नाम है मल कुमार रायचौधरी। उनकी एक कमाल राय बहुत ही चौधरी, हाँ। उनके बहुत फेमस राय चौधरी इक्वेशन है, इक्वेशन। राय चौधरी इक्वेशन। तो अगर यू गो थ्रू कि इनका रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंस, इन्होंने जो ब्लैक होल के ऊपर जो भी वर्क किया है, दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ इट वाज नॉट फॉर राय चौधरी इक्वेशन। राय चौधरी ने जो अपनी इक्वेशन दी थी, अभी हम लोगों ने रिसेंटली इसी सेमेस्टर वो स्टडी किया है, और हमारे जो सर थे उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में बताया कि वो कितने सिंपलिस्टिक पर्सन थे, कितना नॉर्मल सा, मतलब कोई भी कपड़ा पहन के चले जाना, सादे से रहना, एकदम बहुत, ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन। और मतलब ही वॉज अ ब्रिलियंट गाय, मतलब उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। जो एरिक पॉइजन है, जिनकी बुक हम लोग रेफर करते हैं, जिनके लेक्चर रेफर करते हैं जनरल रिलेटिविटी में, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो राय चौधरी के बारे में बताते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो, मतलब हम लोग जिस तरीके से आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, रॉजर पेनरोज इन सबको पॉपुलरली जानते हैं, राय चौधरी भी कम लेवल के साइंटिस्ट नहीं थे, उनके बराबर लेवल के ही साइंटिस्ट थे। ही वाज यार अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक एक्चुअली। चीज जो है वो मेरे को राजा रमन सर ने बताई थी। आर राजा रमन सर जेएनयू में है, तो हाँ। उन्होंने मेरे को बताई थी वो, मतलब ऐसे वो हांस बिथे के स्टूडेंट थे ना, तो अमेरिका में जाके जब पढ़ाई की उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि भाई वहां पर ऐसा है कि आइंस्टाइन लेवल के काफी सारे साइंटिस्ट हैं, बस ये है कि तुम उन्हें जानते नहीं हो। राइट। तो लेवल जो है वो, मतलब कि एक लीग जो होती है ना आदित्य, यहाँ पर हम लोग उस लीग की बात कर रहे हैं कि एक लेवल पे आके आदमी जो है वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा होता है, वो इक्वेशंस में बात कर रहा होता है। तो पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं क्षितिज भाई, ठीक है। ओके। और बहुत मजा आया भाई, बहुत ज्यादा, मतलब एक ऐसे जो हमारे नॉर्मल पॉडकास्ट होते हैं उनसे काफी ज्यादा एक पावर पैक्ड पॉडकास्ट था ये वाला। और आशा थी कि सोहेल भाई भी होते हैं हमारे साथ, बट अभी क्योंकि कुछ उन्होंने भी कुछ पॉडकास्ट में कुछ छुट्टियां उनकी बाकी थी, तो आज की सीएल ली थी उन्होंने। ओके। एक कैजुअल लीव ली है उन्होंने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, सोहेल भाई नया पार्ट लाने वाले हैं अभी टेम्पोरल का, इसी में लगे हुए हैं। तो उसी के चक्कर में अभी वो बेचारे, मतलब 2-3 हफ्ते से ऐसे बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक होपफुली हम उनसे मिलेंगे, और क्षितिज भाई से भी जल्द मिलेंगे। और तब तक के लिए क्षितिज भाई, मतलब यार आते रहो अब तो आप। हाँ, डेफिनेटली। दिल सा लग गया मुलाकात है। होती रहेगी। हाँ मुलाकात होती रहेगी ऐसे, दिल सा लग गया। आज आज लिटरली हम लोगों ने काफी सारी बातें जानी और काफी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, और आगे चल के और भी ज्यादा चीजें जो है वो परतें खोली जाएंगी। और आज हम लोगों को ये तीनों को ये पता लगा कि साइंस की कम्युनिटी वाले सिर्फ साइंस की बात नहीं करते, काफी सारी और भी राइट। बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए काफी ज्यादा धन्यवाद दोनों का, ठीक है। Yep, yep. और आदित्य, एनी वर्ड्स? या मैं अगर मुझे तो बहुत मजा आया भैया, आज तो जिस भैया आता है तो आज बिल्कुल इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया होगा आई गेस ऑडियंस के हिसाब से। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि सतीश भैया ने उस चीज को काफी सही से एक्सप्लेन किया, मुझे काफी सही चीज लगी। एंड जस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ आई डोंट नो, लेकिन देखो जो आपने बोला ना इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप, तो मुझे दिमाग में आया था कि इसका नाम इवेंट क्षितिज टेलीस्कोप होना चाहिए था। जस्ट सेइंग। राइट, राइट, राइट। कहाँ तक सोच लिया। या तो मैं, तो ये सब अच्छा तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं करी पूरे पॉडकास्ट में? क्या? ये टी शर्ट उल्टी पहन ली है मैंने। वो पता नहीं चल रही है, मैंने अभी जो पॉपुलेशन वाली वीडियो डाली है ना, वो ये वाली टी शर्ट उल्टी पहन के डाली है। यार, मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ मेरा गला इतना बंधा हुआ क्यों है। बाद में मैं ऐसे ऐसे कर रहा था ना, तो मैं टैग ढूंढ रहा था, टी शर्ट के पीछे टैग होता है ना, तो मैं देख रहा था कि उल्टी है कि नहीं है, तो ये लिटरली उल्टी पहन ली उल्टी मैंने। निकली, वाह भाई, पता नहीं आ, लग रहा, लेकिन सब। चलो तो क्षितिज भाई जल्द मिलते हैं, हाँ, और बिल्कुल। जल्द मिलने के बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो आज के डेफिनेट। पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर की अपील कर दो भाई हमारे लिए, साइमन हमारा पॉडकास्ट का नाम है। बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतना पेशेंस से और इतनी सारी बातें सुनने के लिए। एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और जितना हो सके उतना शेयर करो साइमन को।
और ये ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आते रहेंगे। तो खूब सारे एक बार फॉलो करो, अच्छे से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखो और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करके अपना ज्ञान बढ़ाते रहो। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शिशिर भाई। थैंक यू सो मच तो मेरा